किया हुआ इधर, पता नहीं ये सब जगह या इधर ही है। अंडर स्ट्रॉन्ग बारिश मौसम कर दिया है पिछले 2 दिन से। तो चलिए, बहुत सारे लोग हमारे पुराने भी हैं, बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं। आज एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। नया तो नहीं है, इसकी पहले भी 2 बैच कर चुके हैं, बट उस समय अंतर ये है उसमें और इसमें। उस समय मेरा प्लान था कि हर ईआई को अलग अलग करें। तो हमने क्योशन को और सीमेंस को 2 बैच में पिछले साल अलग अलग मोड में किया था। बट नॉर्मली क्या है कि ईआई जितने भी हैं उसमें मैक्सिमम 50% चीज कॉमन है जो ईआई बेस्ड है, और 50% चीज है जो मैन्युफैक्चरर बेस्ड है। ये अलग अलग मैन्युफैक्चरर थोड़ी सी कॉपीराइट के चक्कर में अपनी अलग अलग चीजें बना लेते हैं। थोड़ी सी अगर सीमेंस की बात करें तो उसकी सर्किट डिजाइन हल्की सी डिफरेंट होती है। उसकी जो कॉन्टेक्ट वगैरह हैं, जो सिंबल्स वगैरह डालते हैं पिकअप ड्रॉप की, जैसे बाकी सबकी पिकअप ड्रॉप की कॉन्टेक्ट ऐसे मिलेंगी, उनका पिकअप ड्रॉप वो ब्लॉक में ऐसे करके बनाते हैं। तो थोड़ी सी डिफरेंस है, जरा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि पुराने में भी सीमेंस और ब्रिटिश में डिफरेंस था, वो उन्होंने अभी भी रखा है। तो वो सब हल्की सी चीजें हैं। तो इस बार हमने कोशिश किया कि नहीं, इसको एक तरह में बल्क कर दें, यानी जितने भी ईआई के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम ले लें। ईआई की बेसिक कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं कि नॉर्मली पीआई और ईआई के बीच में क्या डिफरेंस, क्या एडवांटेज, क्या बेनिफिट्स, और सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल में क्या अपग्रेडेशन होने जा गई हो हुई है, उन सब चीज को हम बेसिक्स में बात कर लें। और एक नॉर्मल चीज जो ईआई के कॉन्सेप्ट पे आती है कि पीआई ईआई से डिफरेंट किस रूप में है, और एक ईआई इंस्टॉलेशन में जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, जो रेलवे की गाइड, क्योंकि रेलवे की गाइडलाइन मैन्युफैक्चरर बेस्ड नहीं है, रेलवे की गाइडलाइन कॉमन है कि आप कहीं पे कुछ ईआई लगाने जा रहे हैं, ईआई इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीजें करना है। तो ये ऑलमोस्ट आपका रेलवे अलग अलग मैन्युफैक्चरर के लिए अलग अलग डाल के नहीं रखी है। तो उस कंसेप्ट को यहाँ पे हम कंप्लीट बात करेंगे पहले स्टार्टिंग में कि जो कॉमन चीजें हैं ईआई के लिए फॉर ऑल मैन्युफैक्चरर्स, क्या क्या चीजों में। इक्विपमेंट की ओवरव्यू, इक्विपमेंट दैट मींस ईआई, ईआई का ओवरव्यू, ईआई का फीचर, ईआई का प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, और उसकी एक स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन, और इन सब चीजों पे बात करेंगे। उसके बाद उसके कंपोनेंट्स जितने हैं नॉर्मली, जैसे कि ये दिख पा रहा है, ये सामने अगर इस फिगर को देखिए तो ये ईआई है काइसन का, ये इक्विपमेंट क्योसन की ईआई क्या है, ठीक है। ये आपका वीडियो पैनल है, ये आउटडोर गियर्स हैं, और ये आपका इंडोर रिले रूम गियर्स हैं। ये पूरा कंसेप्ट एक ईआई का रूम है, अगर सिंपल वे में समझे, जो आप लोग भी फिजिकल रूप में देखे होंगे अपने रिले रूम में, तो एक ईआई पूरा का पूरा आपके सामने है। ये हो गया आपका इक्विपमेंट, दिस इज द मेन इक्विपमेंट ईआई का। मैंने एक फोटो ली है स्नैप किसी रिले रूम का, ये ईआई का फोटो है, क्योशन ईआई का। एक मैन्युफैक्चरर है आपका, जापानीज है, इंडिया में टीएसपीएस इसकी बिजनेस करती है। और इसकी जो इनपुट की जगह है वो आपका, ये है आपका इंटरफेस, इंटरनल रिले रूम में जो आप रैक लगाते हैं, इंटरनल रिलेज हैं, फीचर्स हैं, उसकी रैक है, केबल टर्मिनेशन है, वो सारे चीज। और एक इनपुट आउटपुट यहां आती है, दूसरा इनपुट आउटपुट आपका ये है वीडीयू। ऐसे स्टार्टिंग में जब ईआई आई थी उस समय हम वीडियो की जगह सीसीआईपी भी यूज करते थे, बट उसके लिए ईआई और सीसीआई के बीच में एक पीपीएम यूज करना पड़ता था, पैनल प्रोसेसर मॉड्यूल। नॉइडेज बंद कर दिया है, बोला गया है कि जो भी ईआई लगाना है विथ डुअल वीडियो, विथ डुअल वीडियो, एटलीस्ट 43 इंच मिनिमम साइज ऑफ स्टैंडर्ड ग्रेड, यानी जो मैन्युफैक्चर वीडियो की स्टैंडर्डाइजेशन हो, इंडस्ट्रियल ग्रेड, इंडस्ट्रियल ग्रेड हो। और इन सब के साथ में ये आउटडोर, ये आउटडोर। तो इन्हीं सब चीजों पे बात होगी कि एक तो जो सेंट्रल में आप इक्विपमेंट को लगाते हैं इसको बोलते हैं सीआईयू, सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट। इसके साथ में अगर आपकी वीडियो जो आउटडोर की गियर्स है वो बहुत नियर अबाउट है, तो आप यहां से ही डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर दूर है मान लिया जाए, तो आप क्या करते हैं कि फील्ड के पास में आउटडोर के लिए ओसी लगाते हैं। तो ओसी क्या करती है कि आपके आउटडोर गियर्स को
कंट्रोल करती है, या फिर इसके साथ में आप अपने मेन इक्विपमेंट को वाया ओएफसी या 6 क्वाड, नॉर्मली वाया ओएफसी मोड में, ऑप्टिकल मोड में, क्योंकि 6 क्वाड की प्रॉब्लम क्या है ना, इंड्यूस्ड वोल्टेज आने की जगह रहती है। 6 क्वाड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जहां भी आप कॉपर कंडक्टर यूज करिएगा, कॉपर कंडक्टर में आरई एरिया में, आरई एरिया बोलते हैं जिस लाइन के ऊपर में 25 केवी गई हुई है, तभी ऑलमोस्ट इंडियन रेलवे 25 केवी आरई एरिया बेस्ड ही है। तो 25 केवी आरई एरिया में जितने भी आप कंडक्टर, अनदर कंडक्टर यूज करते हैं, उसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप होता है, और इंड्यूस्ड वोल्टेज हमारी सिग्नलिंग सर्किट के लिए एक निगेटिव फैक्टर है, पॉजिटिव फैक्टर नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी इंड्यूस्ड वोल्टेज जितना कम हो, मिनिमाइज कर सके। उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस भी हैं, बहुत जगह यूज भी होती हैं। और अगर हम इसके जगह कॉपर कंडक्टर की जगह ऑप्टिकल फाइबर यूज कर लें, क्योंकि हमें तो डाटा कम्युनिकेशन ही चाहिए, तो ऑप्टिकल फाइबर यूज कर लेने पे ये समस्या खत्म हो जाती है, इंड्यूस्ड वाली समस्या बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है। तो मैक्सिमम कोशिश होती है कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ओसी है, जहां संभव है हम ओएफसी का भी यूज करें। तो दैट लाइक एक ये ईआई का कंसेप्ट में आपका सिस्टम ओवरव्यू के रूप में जानिए। अब अगर यहीं पे आप ये जानना चाहिएगा कि पीआई और ईआई में डिफरेंट क्या रहा, पीआई और ईआई में डिफरेंट सिर्फ इस मशीन का है और कुछ नहीं है। ये जो मशीन है ना, इसी की डिफरेंस है। एक सिंपल सा, ऐसे बाकी और भी चीजें इंटरनल में जाएंगे तो मिलेगी, बट बेसिक जो सिंपल सा डिफरेंस है इस मशीन का है। अगर हम इस वीडियो से डायरेक्ट कमांड डालते, तो सबसे पहले तो पैनल इंटरलॉकिंग में, सिर्फ पैनल इंटरलॉकिंग में वीडियो का यूज करना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो इलेक्ट्रिकल कमांड नहीं देती है, ये बीट देती है। तो बीट्स और ये रिले जो पिकअप होता है हमारा, ये इलेक्ट्रिकल कमांड से होता है। पैनल प्रोसेसर जब हम यूज करते हैं, पैनल यूज करते हैं, तो पैनल में जब हम बटन दबाते हैं तो वहां से इलेक्ट्रिकल वोल्टेज निकलती है, वो आके रिले को पिकअप कराती है, फिर रिले कॉन्टेक्ट से हम वोल्टेज लेके जाते हैं। यहां से जब हम बीडीयू से कमांड डालते हैं किसी सिग्नल का, तो ये बीट लाता है, और बीट इसके अंदर में एनालिसिस होती है बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसके थ्रू एक्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर आउटपुट को देता है कमांड, उस कमांड के थ्रू यहां से वोल्टेज निकल के रिले पिकअप कराती है। तो ये आपका एक लॉजिकल डिजिटल इंटरफेस मीडिया हो गया, डिजिटल इंटरफेस बिटवीन फिजिकल सर्किट टू इनपुट डाटा। तो ये जो डिजिटल में हम एंट्री किए, ये पूरा का पूरा एनालॉग है, ये पूरा का पूरा एनालॉग सिस्टम है। तो एनालॉग सिस्टम को हम डिजिटल में जब एंट्री किए, तो दो फायदा हुआ। एक फायदा तो ये हुआ कि जो बल्कि सा बड़ा सा रिले रूम होता था वो छोटा हो गया। दूसरा, जो कॉस्ट इफेक्टिव आइटम होती थी कॉपर कंडक्टर एंड रिलेज, उसकी यूज कम हो गई। तीसरा, जो फेल्योर बढ़ता था, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्विच आप यूज करेंगे घर में, ये जो रिलेज है दैट इज द ग्रुप ऑफ स्विच, एक रिलेज 16 नंबर्स ऑफ स्विच, क्योंकि आपको पता है एक रिलेज में हम 8F 8V कॉन्टेक्ट, अभी जो हमारा स्टैंडर्ड है हम 8F 8V कॉन्टेक्ट पे बात करते हैं, अगर वो 8F 8V कॉन्फ़िगरेशन है तो, नहीं तो 12F 4V, नॉर्मल 16 स्विच यूज करते हैं, 8 पिकअप 8 ब्रेक। तो 16 स्विच में 16 स्विच हमने यूज किया, कोई स्विच खराब हुई तो एक सर्किट ब्रेक हुआ, और सर्किट ब्रेक होने से हमारी फेल्योर आती है, वो यहां पे रुक गई। और यहां पे वो कंप्लीट सर्किट, अच्छा यहां पे छेड़छाड़ होने का डर है कि हमारा कोई अननोन आदमी आया, किसी कॉन्टेक्ट को कहीं से उठा के कहीं कर दिया, कोई तार कट गई, लूज हो गया, वो डर होता था, फेल्योर रेट बढ़ती थी। यहां ये कम हो गया। यहां सिंपल चीज है, उन सारे चीज को आप सॉफ्टवेयर रूप में लिख के और लॉजिक रूप में इसके ई प्रॉम में डाल दिए हैं, यानी कि इसके रॉम में डाल दिए हैं। तो ये जो रैम में जितने भी मेमोरी, हमारे पास दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव और एक एप्लीकेशन। एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर फॉर एवरी फर्म के लिए कॉमन होता है अकॉर्डिंग टू जीआर एंड आरआर, रेलवे के जैसा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके यार्ड लेआउट के जैसा, जैसे आपकी एसआईपी है, एसआईपी में कितना मूवमेंट चाहिए उस हिसाब से आप डालते हैं। तो इन सब चीज के कारण में आपकी पीआई और ईआई का बेसिक डिफरेंस हो जाता है कि पीआई के कंपेयर में ईआई मोर रिलायबल हो जाता है, एमटीबीएफ कम हो जाती, अधिक हो जाती है, एमटीटीआर कम हो जाती है। इसकी जो सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 है, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है, वो कंप्लाई होने लगती है, क्योंकि पीआई में बहुत सारे लूप होल हैं। उसके बाद फिजिकल जो चीज एनालॉग चीजें हैं,
वो एनालॉग चीजें कम होके सारे के सारे डिजिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, थोड़ी स्टैंडर्डाइजेशन मोड हो जाती है। और जब आप डिजिटल में अभी जाते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन मोड में जाते हैं, तो डिजिटल में सेफ्टी लेवल बहुत बढ़ गई है, बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। तो इन सब चीज में ईआई एक, अगर आप फिजिकल रूप से देखना चाह रहे हैं तो ये आपका ईआई है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ईआई के रूप में। तो हमारा जो कंसेप्ट है यहाँ पे पढ़ाने का आप लोगों को, उसमें मेरी जो अपनी सोच है, मैं आपको क्या बताऊंगा यहाँ पे, तो इन्हीं इक्विपमेंट के सारे फीचर्स को बताऊंगा। इक्विपमेंट में क्या क्या चीजें हैं जो रेलवे की तरफ से डिमांड है और जो मैन्युफैक्चरर ने देने की कोशिश की है। और एटलीस्ट, क्योंकि अब इस कार्ड के अंदर की फंक्शन क्या है ये तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, बस ये कार्ड क्या करता है ये आपको पता है। इसके अंदर के कौन ट्रांजिस्टर, क्या कंपोनेंट, क्या पीसीबी है, उसकी ना तो जरूरत है ना हमको आपको पता है, और जरूरत भी नहीं है हमको आपको देखने सीखने की उस विषय में, वो अलग इंजीनियरिंग है। बट हाँ, एवरी इक्विपमेंट की कार्ड का क्या काम है, उसमें क्या चीजें हैं, जैसे 4 इक्विपमेंट पे हम बात करेंगे जो हमारे कंसेप्ट में भी हमारे पास है। हम क्यासन पे बात करेंगे, हम मार्क टू पे बात करेंगे जो सीमेंस मार्क टू बोलते हैं, हम मेधा पे बात करेंगे, हम अंसाल्डो पे बात करेंगे। ठीक है, ये 4 पे हम बात करेंगे। और ये बात सेकेंड फेज में होगा। फर्स्ट फेज में हम सिर्फ ईआई पे बात करेंगे कि ईआई क्या है, रेलवे की तरफ से उसमें क्या चीजें हैं। इसके जब इंस्टॉलेशन करने हम जाएंगे तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंस्टॉलेशन में किन किन चीज पे हमें ध्यान रखना है, इसकी अर्थिंग पे बात करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इन सब चीज पे बात करेंगे फर्स्ट फेज में। एंड सेकेंड फेज में बात करेंगे डिफरेंट वाइज इक्विपमेंट का, जिसमें उनके कार्ड पे बारे में बात होगी, यानी कि सीपीयू कार्ड पे बात होगी, इनपुट कार्ड पे बात होगी, आउटपुट कार्ड पे बात होगी, पावर कार्ड पे बात होगी, अगर और भी कुछ है कम्युनिकेशन कार्ड या बाकी कार्ड तो उन पर भी बातें होंगी। तो ये कुछ चीजें जो हमने आपको ओवरव्यू के तौर पे दिया, ये पूरी की पूरी सिस्टम ईआई के रूप में हम आपको बताएंगे। बाकी पुराने लोग तो लगभग बातें बहुत बार हो चुकी है, जो जो नए लोग इस बैच में जुड़े हैं, अगर ईआई में आने के साथ, यानी कि हमारी जो मैंने छोटी सी एक नोटिफिकेशन डाली थी उसको देख के आप हमारे साथ जुड़े, तो कुछ अगर मन में क्यूरियोसिटी हो, कुछ सवाल हो, या हमसे कुछ बातें करना हो, पूछना हो, तो कर सकते हैं। आज में भी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास ही होती है, तो किन्हीं के मन में भी कुछ सवाल हो ईआई के बारे में या जुड़ने के बारे में या कुछ और, तो पूछ सर सकते हैं। सर इंटरफेस सर्किट के मतलब कैसे पॉइंट ऑपरेशन होता है, कैसे सिग्नल ऑपरेशन, ये सब रहेगा सर इसमें? नहीं, देखिए, इंटरफेस सर्किट और लॉजिक सर्किट नॉर्मली दोनों सेम चीजें हैं, बहुत अंतर नहीं है। आप अगर पीआई में काम किए होंगे तो पीआई में एवरी ऑपरेशन की सर्किट होती है। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल देना चाहें, एक सर्किट होती है जिसको सिग्नल क्लियरेंस सर्किट बोलते हैं। सिग्नल क्लियरेंस सर्किट, जैसे कि एचआर, किसी भी सिग्नल की एचआर सर्किट, इसमें बहुत सारी आती है, एचआर सर्किट, यूसीआर सर्किट, एएलएसआर सर्किट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्किट आते हैं। पॉइंट की बात में आइएगा तो पॉइंट कंट्रोल सर्किट, पॉइंट कंट्रोल सर्किट, जिससे हम पॉइंट के जीएन डब्ल्यू एन बटन दबा, डब्ल्यू एन और डब्ल्यू बटन दबाने के साथ में एन के आर के पिकअप करते हैं, पूरी सर्किट पे बात करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे सर्किट है, एलसी गेट कंट्रोल सर्किट वगैरह सर्किट। जब तक पीआई था व आरआरआई था, ये पूरी सर्किट आपके फिजिकल रिले के तौर में लॉजिकली बनती थी, तो वो पूरा का पूरा एक तरह से कहिए सिर्फ सर्किट कहा जाता था। अभी क्या हुआ, अभी दो पार्ट में बट गया सर्किट। ईआई वाले ने कुछ पार्ट को, जिनकी परमिशन रेलवे ने दी, उसको सॉफ्टवेयर बेस्ड का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डाल दिया। ठीक है, जो सर्किट को लॉजिक में कन्वर्ट करके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डाल दिया, उसका नाम इन्होंने दे दिया लॉजिक सर्किट। अब ये लॉजिक सर्किट अकेले तो काम करेगा नहीं, इस लॉजिक सर्किट और आउटडोर में गियर प्रूफ करने के बीच में कुछ रिलेज रखने पड़े जो एनालॉग सर्किट के तौर पे है। ये पूरा डिजिटल सर्किट है, इसमें एनालॉग कुछ नहीं है। एनालॉग सर्किट में रूप किया, उसका नाम है इंटरफेस सर्किट। इंटरफेस सर्किट, तो एक एक चीजों की एक एक इंटरफेस क्लियरेंस की अलग है, तो उसके लिए पूरी सर्किट पढ़ने के लिए, हाँ सर्किट की डेमो थोड़ी सी इसमें बताएंगे,
जैसे कि थोड़ा बहुत सिंपल में, बट अगर पूरी सर्किट पढ़ना है कि सिग्नल क्लियरेंस सर्किट कैसे काम करता है, पॉइंट कंट्रोल सर्किट कैसे काम करता है, तो उसके लिए अभी साल भर से जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें पता है कि बहुत सारे कोर्स हमने बना के, जैसे RS002, RS002 में कंप्लीटली हम लोग मोटर पॉइंट की सिर्फ बात करते हैं 35-40 घंटे तक, जिसमें मोटर पॉइंट के सारे फंक्शंस, पार्ट्स या जो भी चीजें हैं उनके के साथ साथ में उसकी पूरी सर्किट, ये बात करते हैं हम लोग RS002 में। सिग्नल क्लियरेंस सर्किट RS010, इसमें पूरी की पूरी सिग्नल क्लियरेंस की ही सिर्फ बात करते हैं। ये भी लगभग 20-25 घंटे का कोर्स है, कंप्लीट सिग्नल क्लियरेंस सर्किट की इसके चर्चा होती है। उसके बाद जैसे कि ब्लॉक की सर्किट है, अभी रिसेंटली खत्म किया हम लोगों ने BPSC RS004, इसमें पूरा का पूरा सिर्फ BPSC की बात करते हैं। RS003 एक बना के रखा है, उसमें हम लोग सिर्फ DLBI और TLBI के सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे सर्किट के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट में पूरी सर्किट अगर आपको सीखना होगा, जिसमें हम कंप्लीट सर्किट पे ही बात करते हैं, तो उसमें आएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको डेमो मिलेगा छोटा सा कि कैसे लॉजिक चलता है, कैसे ऑपरेट होता है, कि पैनल से कमांड दिया VDU से, वहां से आया आपके CPU में, इनपुट कार्ड CPU के एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर से बात किया, वो फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो भी सर्किट आपने बना के देखा था वहां से किया, वो आउटपुट कार्ड में गया, आउटपुट कार्ड आपके इंटरफेस सर्किट को इनर्जाइज किया, यहाँ से फिर आपके चले गए बाहर वाले जो OC वगैरह हैं, जो इंटरफेस सर्किट से बाहर वाले जो आउटडोर गियर्स है उसको ऑपरेट कराया, रिटर्न होके फिर आपके ये इनपुट सर्किट में आया, फिर यहाँ से आके बैंड पैनल को इंडिकेशंस दिया। तो ये कैसे चैन चलती है, यहाँ पे सिर्फ इस पे बातें करेंगे जब सर्किट के टाइम आएगी कि ये कैसे काम करता है इंटरफेस और लॉजिक के बीच में। इनपुट, उसके बाद लॉजिक, फिर इंटरफेस, फिर आउटपुट, फिर आपका गियर ऑपरेशन, फिर रिटर्न, इनपुट, लॉजिक और VDU में इंडिकेशन, इसके बीच में एक सीरीज कैसे चलती है ये चर्चा हम लोग करेंगे। बट पूरी सर्किट इसमें आप कोई भी गियर्स का नहीं सीख पाएंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, एनीथिंग और किसी के मन में कुछ सवाल? चलिए, सर अभी RS13 के बाद क्या शुरू करेंगे? वो खत्म होगा तो थोड़ी सी हमें लगता है कि रुकेंगे, फिर RS001 की बारी आएगी, बेसिक रिपीट करेंगे कि RS13 पूरा करके फिर RS001 रिपीट करेगी, क्योंकि समय तो आ रहा था। एक हम और सोचे थे, वो जो अपनी जनरल है कंपनी इस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस वाली, बट RS जो हम लोग की 30% एग्जाम है इसका, तो नोटिफिकेशन समय से पहले दे दिया जो उम्मीद किए थे, तो ये वाली को हटाना पड़ेगा, इसको अब नहीं करेंगे। RS001 को रिपीट करेंगे, बेसिक वाले को। बहुत दिन हो गई है, बहुत लोगों का डिमांड है कि सर बेसिक एक बार फिर से करिए। वो एक एक सी लिस्ट हमने रखा है ना, उस लिस्ट में के साथ ही अप्रॉक्स उसी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। साइट पे भी डाले हैं, ग्रुप में भी कई बार शेयर किए हैं, पूरे साल का एक टेंटेटिव प्लान बना के रखे हैं, कब कौन सा शुरू करेंगे, तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास कोशिश करेंगे करने का। ठीक है, फिलहाल तो इसको हम लोग करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आज पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, क्या पढ़ाएंगे ये हमने आप लोगों को बता दिया, एक EI की एक इंट्रोडक्शन दिया। बाकी एक टॉपिक करते हैं छोटा सा, ऐसे EI से बहुत ये जुड़ा हुआ नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, कि हम स्विच होते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक वर्किंग से दूसरे वर्किंग, यहाँ भी स्विच हुए हैं। हमारे पास PI RI था ऑलरेडी, और वहां से स्विच करके हमने EI पे आया, और बहुत स्पीडली स्विच किया। जब EI हमारे यहाँ इंट्रोडक्शन में आई तो हमें लगता है कि पिछले 10 वर्षों में हमने धीरे धीरे स्लो में जो था, पिछले 3-4 से 5 वर्षों में बहुत स्पीडली स्विच किया PI RRI से EI की तरफ। और अब तो रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन भी है कि कोई भी स्टेशन PI RRI नहीं करना है, जो भी स्टेशन मुझे करना है उसको EI ही करना है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, एडवांटेज होंगे रेलवे को, दोनों पर्पज से। रेलवे जब भी कुछ काम के लिए या कोई भी अल्ट्रेशन करती है वो दो पर्पज देखती है, एक तो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस पर्पस है, सर्विस पर्पस है, उसको इफेक्ट डाल रहा है ये बहुत पॉजिटिवली। और दूसरा उसकी जो इकोनॉमिकल फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर भी एडवर्स इफेक्ट बहुत अधिक नहीं पड़ रहा है।
तो ये दोनों अगर सुटेबल रूप से काम कर रही है, दोनों अगर सही से इंट्रोड्यूस हो रही है, तो हम लोग स्विच कर जाते हैं। तो यहां पर भी क्या है कि कंपेयर दिस, रेलवे को फायदा दिखा ही है, उस कारण से अब ईआई में जा रहे हैं। तो एडवांटेज क्या क्या है? तो सबसे पहला चीज क्या है कि बहुत कम, नो तो नहीं कहिए बट यहां पे कहिए मिनिमम इंटरलॉकिंग रिलेज रिक्वायर्ड ओनली। अच्छा, इसको नो लिखने का मतलब है कि जैसे कि इंटरलॉकिंग रिले हम यूज नहीं करते हैं, ओनली वाइटल रिले यूज करते हैं फॉर आउटपुट्स के लिए, सो इंटरफेस के रूप में उसका नाम देते हैं। ओनली इंटरफेस रिलेज इज रिक्वायर्ड। दैट परसेंटेज अगर एवरेज देखेंगे तो 70-30 का होता है। जहां पे पहले 100 रिलेज लगते थे एवरेज में, हमें किसी स्टेशन को इंटरलॉकिंग करने में, किसी गियर को इंटरलॉकिंग करने में, आज ये 70 चला गया है आपके लॉजिक में, दैट मीन्स कि नो रिले। 30 आ गया है आउटपुट वगैरह मिला के वाइटल रिले के रूप में, तो 30 आपके पास इंटरफेस में रहेंगे। यानी रिलेज का जो 70% कॉस्ट था वो आपने यहां पे मिनिमाइज कर लिया। नॉट मटेरियल कॉस्ट, वायरिंग कॉस्ट, कॉपर कंडक्टर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ऐसे बहुत सारे उसमें कॉस्ट जुड़ते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सबको आपने यहां पे बचा लिया। सो टू मच कॉस्ट इफेक्टिव प्लस रिलायबिलिटी, बहुत रिलायबल हो गया आपके मेंटेनेंस प्लस फेल्योर रेक्टिफिकेशन में। दूसरा, अभी एक स्टेशन है जहां पे 1000 रिलेज लगने थे, मान लीजिए 1000 रिले। तो रिले रूम की जो स्ट्रक्चर है, जगह है, बहुत बड़ी चाहिए, स्पेसियस चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि उस 1000 रिले वाली लॉजिक को आप एक छोटे से 19U रैक में, 19U रैक ऑलरेडी अगर नॉर्मल इसको लीजिए तो 4 फीट विड्थ एंड 6 to 7 फीट लेंथ का, एंड इधर 1 to 1.5 फीट, ऐसे एक बॉक्स में, क्यूबिकल बॉक्स में आप पूरे के पूरे सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि स्पेस बहुत कम चाहिए, इक्विपमेंट रेट इज प्रोड्यूस टू द सब्सटेंटली, यानी बहुत कम छोटे रूम में आप अपनी ईआई को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग्स, पावर। आपको पता है कि जितने रिलेज बढ़ेंगे, जितना कांटेक्ट बढ़ेंगे, जितने रिलेज की ऑपरेशन साइमल्टेनियसली होती थी, हमारा जो पावर कंजम्पशन है वो उतना अधिक बढ़ता था। यानी जो इंटरलॉकिंग पे लोड थी, 80 के ऊपर लोड था, वो बढ़ता था, उसको ड्रेस्टिकली कम किया गया। कम किया गया इस मायने में, आपकी एक ईआई एवरेज 10 to 12 एम्पियर करंट में कंटिन्यूअसली ऑपरेट होती है। इससे अधिक करंट की जरूरत नहीं पड़ती है। 10 से 12 एम्पियर में आप अपने जो ईआई सिस्टम को आसानी से चला सकते हैं। और पुराने सिस्टम में अगर उतने बड़े ईआई को चलाना है तो 25 से 27 एम्पियर तो मिनिमम होता था। तो कहने का मतलब है कि पावर कंजम्पशन भी घटा, क्योंकि आपने फिजिकल रिलेज की क्वांटिटी घटा दी, नंबर ऑफ स्विचेस घटा दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स घटा दिया। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आप मिनिमाइज करेंगे, पावर कंजम्पशन उतना कम होगा। और दिस इज द मस्ट, यानी कि मेन प्राइमरी व्यूज ऑफ रेलवे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्रोत ऑफ पावर भी हो गया है। क्योंकि इंडिया में पावर की जो जनरेशन है नॉर्मली थर्मल पावर है, थर्मल पावर के लिए कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो कोयला तो लिमिटेड है ही। तो दैट मीन्स कि पावर कंजम्पशन को भी कम करना हमारी एक प्राइमरी कंसेप्ट। नेक्स्ट थिंग्स कि जो मैंने वहीं पे चर्चा किया आपके पास, कि जितनी अधिक वायरिंग होगी, जितना अधिक इंटरकनेक्शंस होगा, जितने अधिक फ्यूजेस होंगे आपके सर्किट में, उतना नंबर ऑफ फेल्योर्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ फेल्योर्स इंक्रीज करेगा। क्योंकि कोई भी वायर ड्राई सोल्डर हो सकता है, कोई भी कनेक्टर स्नैचिंग हो सकती है, कोई भी फ्यूजेज किसी भी लाइटनिंग में, थंडरिंग में ब्लोन अप हो सकता है, एंड ईच एंड एवरी सिचुएशंस क्रिएट एन फेल्योर। और किसी भी फेल्योर्स में अगर एक गाड़ी ठुक जाती है, पिट जाती है, तो डिटेंशन ऑन अकाउंट ऑफ एसएनटी। तो एसएनटी तो सेकेंडरी है, बट ऑन अकाउंट ऑफ रेलवे, और रेलवे
अब ये नहीं है कि चलो चल रही है, रेलवे अब कॉम्पिटेटिव है। कॉम्पिटेटिव है दैट मीन्स कि वाटरवेज, मोटरवेज, एयरवेज को कंपटीशन देने के लिए सर रेलवे आपके चल रहे हैं। साउंड बहुत कम मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं। हमारी साउंड डिस्टर्ब हो रही है, बाकी और कोई बताएंगे या फिर सबको हो रहा है? नहीं सर ठीक है। सर क्लियर सही है है? सर। तो इसीलिए कि सबका सही है तो अरविंद जी प्लीज एक बार आप अपने साइड ऑफ लॉग ऑफ होके लॉग ऑन हो जाइए। रीजन ये कि थोड़ा आज मौसम गड़बड़ है, हमारे यहाँ भी गड़बड़ है, शाम से ही रुक रुक के बारिश हो रही है, थंडरिंग है, दिक्कत है थोड़ा। लाइट नेटवर्क सबका इशू हमारे यहाँ भी है, कल से ही मौसम बिगड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब था कि इस चक्कर में क्या है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम डिटेंशन कम से कम करें। यानी ट्रेन की जो पंचुअलिटी है, एसएनटी का मेन वर्क ही वही है, पंचुअलिटी, सेफ्टी एंड इंक्रीज सेक्शन कैपेसिटी। सेक्शन कैपेसिटी ये सब क्या होती है, इस सब पे हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। सेक्शन कैपेसिटी किसको बोलते हैं, सेफ्टी तो पता ही है, पंचुअलिटी तो पता ही है कि भाई टाइम पे पंचुअल रहो। तो इन सब चीज में अगर किसी भी एक कारण से हमारी गियर फेल होती है इन फ्रंट ऑफ ट्रेन मूवमेंट, तो उसकी डिटेंशन में जाती है और दैट इज ए लॉस। एवरेज कहा जाता है कि एक गुड्स ट्रेन अगर 1 मिनट लॉस जाती है तो दैट मीन्स 12 to 13,000 रुपीज की लॉस है फॉर 1 मिनट की लॉस में। एक हमारे कारण अगर ट्रेन 1 मिनट डिटेन होती है कहीं पे तो 12 to 13,000 मिनिमम है, और कोचिंग ट्रेन में 5 to 6,000 रुपीज की ये मिनिमम लॉस है ड्यू टू टाइम डिटेंशन। तो आप सोच सकते हैं कि जो फेल्योर हमारी जितनी लंबी चलेगी हम अपने अकाउंट में रेलवे को उतना लॉस दे रहे हैं, जबकि हमारे ऊपर इतनी खर्च हो रही है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए भी यहाँ पे जगह है कि ये सब चीजें कम हो गई, नंबर ऑफ फ्यूजेस कम हो गई, नंबर ऑफ वायरिंग का इंटरकनेक्शन कम हो गया, रिडक्शन ऑफ वायर्स कम हो गए, फिजिकल रिलेज कम हो गए, एनालॉग कॉन्टेक्ट्स कम हो गए। तो दैट मीन्स पक्का है कि आपकी एमटीबीएफ बढ़ गई। एमटीबीएफ की होती है मीन टाइम बिटवीन फेल्योर। दो फेल्योर के बीच में एक एवरेज कितना टाइम है, ये जितना अधिक होगा रेलवे की रैम्स के लिए, रैम्स क्या होता है, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और सेफ्टी। किसी भी इक्विपमेंट को रेलवे जब यूज करती है तो उसके रैम्स पे ध्यान देती है कि ये जो रैम्स है इसका ये हाई होना चाहिए, रैम्स अच्छी होनी चाहिए, यानी रिलायबल होना चाहिए, कभी भी कुछ गड़बड़ी हुआ तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मेंटेनेंस इजी टू यूज होना चाहिए, और सेफ्टी तो होना ही चाहिए। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल तो 4 अभी हम यूरोपियन मानियन वाली पे स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं, जैसे सील 4 बोलते हैं उसको, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है बाय द यूरोपियन यूनियन टू ऑपरेट ए ट्रेन। ठीक है, ट्रेन ऑपरेशन के लिए इसको यूज किया जाए, जैसे हम गाड़ी के लिए हम लोग BIS यूज करते हैं, तो वैसे ही BIS 4, BIS 6 है, तो उसी हिसाब से हम लोग रैम्स यूज करते हैं। तो MTBF बढ़ेगा पहला चीज, बट कोई गियर ऐसा आज तक नहीं बना जो ये कह दे कि फेल्योर नील फेल्योर है। यानी ये कंसेप्ट, ये कमांड कोई नहीं कर सकता, ये गारंटी कोई नहीं दे सकता है कि कोई गियर में फेल्योर होगा ही नहीं। दैट मीन्स चांसेस हैं कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ फेल्योर तो आएगा। दैट टाइम में उसकी MTTR लो होनी चाहिए। अभी क्या है कि मान लिया जाए एक फेल्योर है, अभी मेरे पास PI है, RRI है, स्टेशन मास्टर बोला पॉइंट नंबर 120 को ऑपरेट कर रहे थे, 4 बार ऑपरेट किए तब 5वां बार में वो पिकअप होता है। 4 बार ऑपरेट करती है, 5वां बार हुआ, ऐसा दिन भर में 2 बार हुआ। फिर आपने 10 बार ऑपरेट किया, 10 बार भी इजी वे में हो गया। लेकिन अगर स्टेशन मास्टर बोल रहा है, ऑपरेटर बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती है। पहले तो वो भी नहीं था, बाद में मेरे पास आया डाटा लॉगर। डाटा लॉगर, डाटा लॉगर में क्या प्रॉब्लम है तो बहुत बढ़िया। डाटा लॉगर में जैसे मान लिया जाए, अभी एग्जांपल के लीजिए कि इस पॉइंट के ऑपरेट कंडीशंस में कोई रिले है NKR मान लीजिए, इसका पिकअप कॉन्टेक्ट जिस सर्किट में लिए थे A1 A2, दिस ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस ये कर रहा था कि वो रिले तो पिकअप हो जा रही थी, बट इसमें
A1 में 24 वोल्ट है, 28 वोल्ट है, A2 में पहुंच रहा है 16 वोल्ट। अब थोड़ी देर जब वो पिकअप होके मेक होके रह चुका है तो धीरे 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 बढ़ के ये पहुंचा है 18 वोल्ट। जैसे 18 पहुंचा सर्किट पिकअप हुआ, दैट टाइम में थोड़ी डिले पिकअप हुई, यानी जो 1 से 2 सेकंड में हमारी मोटर ऑपरेट हो जाने चाहिए वो अगर हम 4 सेकंड तक छोड़ दिए तो धीरे धीरे जाके स्टेबल हो गया। ऐसे फेल्योर आते हैं, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट टाइप ऑफ फेल्योर। इंटरमीडिएट टाइप फेल्योर। आप जाएंगे डाटा लॉगर में, डाटा लॉगर में जब आप जाएंगे तो एनकेआर तो पिकअप इमीडिएट हुआ था, एनकेआर की D1 D2 कांटेक्ट लिया है डाटा लॉगर में, एनकेआर तुरंत पिकअप हो रहा है ये बता रहा है। ये कौन बता रहा है? डाटा लॉगर को D1 D2 प्रॉपर मिला, एनकेआर पिकअप हो रही है। आप देख रहे हैं आपके सर्किट में कि आपकी एनकेआर जो मोटर पॉइंट की सर्किट है, आप डाटा लॉगर से रिपोर्ट निकाले कि कौन सा रिले भाई पिकअप नहीं हुआ, तो एनकेआर तो पिकअप हुआ, लेकिन उसके आगे कुछ सीक्वेंस है जो जो पॉइंट WCR होने के बीच में जाने के बीच में कोई ऐसी सर्किट थी जो पिकअप नहीं हुई। तो वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि आपको इस कॉन्टेक्ट हम तभी कोई पकड़ पाते हैं जल्दी डाटा लॉगर में जब मुझे ये मिल जाए कि ये रिले पिकअप नहीं हुआ था। तो अब सीधा जाएंगे कि ये रिले पिकअप नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके सर्किट को देख लेकिन ये रिले पिकअप हो रहा है बट ये कॉन्टेक्ट हाई रेजिस्टेंस कर रहा है, ये डाटा लॉगर से पकड़ेंगे जब आप माइन्यूटली देखेंगे तो पकड़ा जाएगा। लेकिन ऐसे थोड़ी सी दिक्कत होती है, दैट टाइम में आपकी जो रेक्टिफिकेशन टाइम है MTTR वो बढ़ जाएगी, मीन टाइम टू रेक्टिफिकेशन अधिक लग जाएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। आप EI में जाएंगे, जैसे ही पता चला कि ये पॉइंट प्रॉब्लम कर रहा है, मैक्सिमम ने ऑनलाइन देके रखा है, कुछ ने ऑफलाइन भी देखे, से क्वेश्चन में आप जाएंगे इनके पास ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन कहने का मतलब कि मेधा वगैरह भी अपने आप को अपग्रेड कर रही है, सीमेंस मार्क 2 भी शायद अपग्रेड, सीमेंस मार्क 2 में भी ऑनलाइन है, ऑफलाइन वाला वो भी नहीं दिखाता है अभी, वो भी शायद अपग्रेडेड मोड में है लगता है। कि आप कोई इक्विपमेंट लगा, जैसे आपकी पॉइंट नहीं हुई थी तो अगर वो लॉजिक का है तो भी बता देगा, इंटरफेस में है तो भी बता देगा कि आप यहां से गए, कौन सा कांटेक्ट उसका मेक नहीं हुआ था WCR के बीच में, वो कांटेक्ट दिखा देगा। आप सर्किट को चला के रखेंगे तो हो सकता है 10 सेकंड बाद दिखेगा कि ये मेक हुआ, तो दैट टाइम में आप जान जाएंगे कि ये कांटेक्ट हमारा स्लो पिकअप हो रही है, ये कांटेक्ट स्लो मेक हो रही है। वो जैसा सर्किट आपका चलता है ना, सेम लाइट दिखा देगा आपके मेंटेनेंस पीसी में कि आपकी यहां से सर्किट चलना शुरू हुआ, ये पिकअप हुआ। अगर इस बीच में कहीं पर भी रुका है तो वो वहां पे आके सर्किट ब्लॉक कर जाएगी, यहाँ पे आके सर्किट रुक गया। आप जब मेंटेनेंस कंसोल में जाके उस सर्किट को उस टाइम में ऑपरेट करेंगे जिस टाइम में फेल्योर हुआ था, तो आप इजी वे में पकड़ लेंगे कि फेल्योर कहां था, और इमीडिएट उस कॉन्टेक्ट को, उस रिलेज को, उस पार्ट को आप चेक कर लेंगे, दैट मीन्स योर MTTR इज लो। और आप मीन टाइम टू रेक्टिफिकेशन, जो भी फेल्योर हुई थी उसको रेक्टिफिकेशन बहुत इजी वे में बहुत आसानी से कर लेंगे। बस जरूरत है कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए और अपने मेंटेनेंस पीसी पे थोड़ी सी वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए कि किसी सर्किट की लॉजिक की सर्किट को कैसे हम रन करा पाएंगे। रन दो तरीके से होते हैं, एक तो ऑनलाइन, अगर परमानेंट फेल्योर है तब तो ऑनलाइन में आप जाएंगे कि सीधा पैनल से ऑपरेट करेंगे, MTC को चला के रखेंगे, 1HR को पिकअप करना है तो 1HR की सर्किट में आप देखेंगे सर्किट कहां पे आके रुका, जहां पे आके रुका वहां पे प्रॉब्लम में गए, ठीक कर लिए विद इन 2 मिनट, समय नहीं लगेगा। आपको सर्किट पढ़ना नहीं है, मोटर पकड़ना नहीं है, मीटर देखना नहीं है, इजी वे में सीधा यहाँ पे आके लाइव सर्किट चला देना है कि 1HR पिकअप हो रहा है कि नहीं। तो जैसे ही आप पैनल ऑपरेट करेंगे आपके MTC पे सर्किट रन करना शुरू होगा, जो कांटेक्ट नहीं मिला वहां पे आके सर्किट रुक जाएगी, दैट मीन्स आप सीधा वहां पे पहुंचेंगे। मान लिया जाए ये सर्किट है 1HR में, ये है 2YR, 2YR का भी कोई सर्किट है, सीधा 2YR का फिर सर्किट आप ऑपरेटर पे देखेंगे 2YR कहाँ रुका था। ये भी मान लीजिए कोई कांटेक्ट कोई सर्किट है, फिर उसकी सर्किट देख लेंगे, तो अंतिमतः आप पहुंच जाएंगे कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो सीधा जाके फिर उस पॉइंट को टच करेंगे। यानी आप अपने MTC पे 95% ऑफ फेल्योर इजी वे में देख पाएंगे कहां पे है और इमीडिएट रेक्टिफिकेशन कर लेंगे। सो योर MTTR इज वेरी लो, तो ये आसान हो जाती है आपके फेल्योर के स्कैन। मोर रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी ड्यू टू रेस रिले, ये तो हो ही गई। इंस्टॉलेशन टाइम रिड्यूस, यस आपको पता होगा, आप लोग तो कुछ नए होंगे, जो पुराने होंगे उन्हें पता होगा कि जब हम कोई स्टेशन PI या RRI करते थे तो मिनिमम 6 महीना लगता था मुझे, 6 मंथ।
6 महीने से कम में एक स्टेशन हम इंस्टॉलेशन एंड कमीशन कर दे, नॉट पॉसिबल था, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में रिले वायरिंग थी और बहुत अधिक अमाउंट में आउटडोर वायरिंग थी। नाउ डेज 15 डेज अगर इंजीनियरिंग वाले ने बिल्डिंग बना के दे दिया आपको, तो एक छोटे स्टेशन, एवरेज स्टेशन 4 रोड का एवरेज स्टेशन, अगर आपकी टीम मजबूत है काम करने वाली, तो विद इन 15 डेज में आप एनआई करके रेलवे को सौंप देंगे। 1 मंथ तो बहुत हो गई, 1 महीने में तो दे ही देंगे आप। तो दैट इज द कि आज के समय में इंस्टॉलेशन टाइम घट गई है। जो पहले एक एक साल में 2 स्टेशन इंस्टॉल होता था, हम लोग के जैसे छोटे डिवीजन में, बहुत ही मतलब मेन लाइन से हटके डिवीजन है, 1 ईयर में ऑलमोस्ट 15 से 16 स्टेशन इंस्टॉल करके दे दे रहा है। तो दैट इज द आज के समय में पता ही है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी स्पीडली, कितनी स्मूथली और कितनी टेक्निकली कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे काम आता है कि इंस्टॉलेशन टाइम इज रिड्यूस, पॉसिबल ऑफ टेस्टिंग द इंटरलॉकिंग सर्किट्स एट फैट एंड रिड्यूस द सैट एरर्स। हमारा पीआई में एक ही तरीका था चेक करने का, वो नाम मालूम होगा आप लोग को, पुराने पते होंगे, तो उसको बोलते थे बेल टेस्टिंग। फर्स्ट हमारी जब पीआई कोई स्टेशन इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसमें 2-4 टाइप की टेस्टिंग होती है। सबसे पहली टेस्टिंग होती थी बेल टेस्टिंग। बेल टेस्टिंग 3 स्टेज में, कॉन्ट्रैक्टर स्टेज, ग्रुप सी स्टेज जैसे हम लोग एसएससी है, सुपरवाइजर स्टेज एंड ऑफिसर स्टेज। 3 स्टेज में पहले सारे वायर का, जितना वायरिंग आपने किया है रिले रूम के अंदर में, सबकी बेल टेस्टिंग होनी है कि पॉइंट टू पॉइंट सब वायर सही है। तो उसके बाद वो रिले के अंदर पुशअप जाएगा। आफ्टर पुशअप अगेन सेकेंड लेवल बेल टेस्टिंग। तो दैट मींस इसी में तो बहुत टाइम लग जाते थे, इसको बोलते थे बेल टेस्टिंग। नेक्स्ट, जब सारे बेल टेस्टिंग हो गया, वायरिंग टेस्टिंग हो गया, रिले वगैरह डाल दिए, अब आप बनाते थे सिमुलेशन पैनल। सिमुलेशन पैनल से पूरे रिले रूम, पूरे सर्किट को, पूरी वायरिंग को, पूरी अल्ट्रेशन वायरिंग को आप टेस्टिंग करते थे। इसको बोलते थे इंटरलॉकिंग टेस्टिंग। इंटरलॉकिंग टेस्टिंग जिसको बोलते थे आरसीसी, रूट कंट्रोल चार्ट वगैरह से आप लॉकिंग टेबल या सिलेक्शन टेबल, जिसको जहां पे बोलते थे, उसकी पूरी टेस्टिंग कर। दैट आल्सो रिक्वायर्ड 1 वीक अप्रॉक्स, रात दिन करके कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रूट, डिपेंड करता था कितने रूट हैं आपके यहाँ। तो ये सब टाइम में एक तो आपने बेल टेस्टिंग हुई, फिर इंटरलॉकिंग टेस्टिंग हुई। अब क्या है कि जब बेल टेस्टिंग आपने किया, इंटरलॉकिंग टेस्टिंग किया, इतनी अधिक वायरिंग हो रही है, नंबर्स ऑफ ग्रुप वायरमैन वर्क कर रहे हैं कि नंबर्स ऑफ एरर आते थे। फिर ड्यूरिंग दैट टाइम उन एरर को भी सही करना है, कोई तार कहीं डालना था, कहीं गलत डाला गया, टैग गलत डाला गया, तो इसमें भी बहुत टाइम लगता था, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल स्टाफ। तो इन सब चीजों की जगह जब आपकी ईआई आई, तो इन्होंने 2 लेवल में इसको किया। एक तो फैट में कंप्लीट लॉजिक लेवल दैट मीन्स की सॉफ्टवेयर लेवल, एप्लीकेशन एंड एग्जीक्यूटिव, इन दोनों सॉफ्टवेयर की कंप्लीट टेस्टिंग ऑन ए सिमुलेशन वीडियो बना के फैक्ट्री में ही कर ली जाती है, या कोई ऑफिस दे दीजिए, वहीं पे उन्होंने लेआउट बना लिया आपके एसआईपी के आधार पे यार्ड का, और पूरी की पूरी टेस्टिंग डमी पॉइंट, डमी ट्रैक, डमी सेट देके, और ये पूरा का पूरा टेस्ट हो गया। दैट मीन्स कि एक बार आपने इधर साइट पे वायरिंग का भी काम चल रहा है, और किसी और रूम में बैठ के या किसी ऑफिस में बैठ के, हो सकती है कंपनी वाले के पास ही बैठ के, अब पूरी की पूरी जो लॉजिक आपने डिजाइन किया है, यानी कि सर्किट, लॉजिक सर्किट डिजाइन किया, उसकी फैट आपने कर लिया इन प्रेजेंस ऑफ रेलवे ऑफिशियल्स भी। दैट मींस कि जब आप सेट करने आएंगे, सेम टेस्टिंग फिर होती है एक तरह से कहिए, बट यहां पे क्या होता है कि यहां पे आपके फील्ड गियर्स नहीं है, फील्ड गियर्स नॉट अवेलेबल, सिमुलेशन पैनल नॉट अवेलेबल, ओनली डमी सॉफ्टवेयर बेस्ड पैनल यूज करते हैं। यहां पे आप सेम टेस्टिंग फिर किए, एक सिमुलेशन पैनल बनाए फिजिकल रूप में, उसके अलावे आपने सारे गियर्स का भी सिमुलेशन पैनल, मतलब गियर्स वगैरह, स्विच वगैरह लगा दिए। दैट टाइम में क्या है कि एक बार आपने फैक्ट्री में कर चुका था, तो एरर नहीं के बराबर थे। यहां पर भी ऑलमोस्ट 99% एरर नहीं आएंगे। सर आपकी आवाज खराब हो रही है सर। मेरी आवाज खराब हो रही है, नेटवर्क गड़बड़ हो रही होगी थोड़ा सा, लेकिन ग्रीन तो दिखा रहा है पूरा का पूरा नेटवर्क।
बाकी लोग बताएंगे नहीं, सबको दिक्कत है। वो लेफ्ट भी कर रहे क्लियर हैं, है सर हम लोग के साइड तो। हम हाँ लोगों को भी क्लियर है। सबको क्लियर है। हो सकता है थोड़ा सा सारिक जी आप भी ऑफ ऑन हो जाएंगे, क्योंकि दिक्कत हो सकती है, मौसम खराब है ना, नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, एयर से तो तकलीफ तो हो सकती है। क्योंकि इधर तो यहाँ वॉल्यूम वगैरह ठीक है, ज़्यादा तकलीफ है नहीं। चलिए ऐसे भी बहुत अधिक आज चर्चा नहीं करेंगे, बस इसी स्लाइड को करते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे। तो मैं क्या कह रहा था कि जब फैट में आपको एरर नहीं मिला तो 99% चांस है सैट में एरर नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स जब आप फील्ड पे सैट कर रहे हैं, यानी कि इंटरलॉकिंग टेस्टिंग कर रहे हैं, तो मिनिमम टाइम बड़े से बड़े स्टेशन भी 2 से 3 दिन में आप कंप्लीट स्टेशन का सिमुलेशन पैनल पे टेस्टिंग कर लेते हैं, यानी कि विद इन 2 और 3 डेज आप पूरी सैट को निपटा लेते हैं। नेक्स्ट थिंग्स कि PIRRI में अगर यार्ड रिमॉडलिंग करना रहता था, कुछ ना कुछ अल्टरेशन होते रहते हैं पूरे यार्ड में, तो थोड़ा टफ था कि पूरी काम तो रिले का जो भी हुआ अल्टरेशन सर्किट में आपने कर दिया, उसके साथ फिर से पूरी सर्किट का पूरा पैनल का NI करना, पूरा पैनल का इंटरलॉकिंग टेस्टिंग करना, सिमुलेशन करना, वो फिर 1 हफ्ते का फ्रेश वर्क होता था। यहाँ पे क्या है कि बहुत इजी वे में और बहुत कम NI पीरियड में आप यार्ड में मान लीजिए एक लूप लाइन एडिशन करना है, ओनली 2 to 3 डेज के प्री NI में आप पूरा काम करके रख देंगे, क्योंकि बाकी काम तो आपने कर लिया है। तो ये भी आसान है। और दूसरा चीज तो इस पे चर्चा हम कर ही दिए कि मेंटेनेंस में इजी है, क्योंकि नंबर ऑफ लेस फिजिकल पार्ट्स हैं। तो जिस गियर के फिजिकल पार्ट्स कम होते हैं उसकी मेंटेनेंस तो कम हो ही जाती है। सॉफ्टवेयर बेस्ड मेंटेनेंस है तो सॉफ्टवेयर जल्दी डिस्टर्ब होता नहीं है, तो दैट मीन्स कि मेंटेनेंस बहुत कम है। और नेक्स्ट थिंग्स जो भी मेंटेन, अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुई तो क्या है, इजी टू रिप्लेसेबल है। अब कोई कार्ड खराब हो गया, उसे मेंटेनेंस करने के लिए कुछ नहीं बचता है, आप कार्ड स्पेयर लगाइए और उसको रिमूव एंड रीइंसर्ट करिए। इसके अलावा आपके पास उसमें मेंटेनेंस करने के लिए आप कार्ड की कंपोनेंट देखें, जैसे हम लोग मोटर पॉइंट में करते हैं, ट्रैक सर्किट में करते हैं, रिलेज में करते थे, यहाँ कुछ नहीं है। नेक्स्ट थिंग्स कि अगर कुछ फॉल्स फीड आया तो नॉर्मल PIRRI में हम लोग क्रॉस प्रोटेक्शन सर्किट बनाते हैं। हमारी एक सर्किट होती है क्रॉस प्रोटेक्शन टाइप की, अगर कोई रिले रूम, ये इंडोर रिले रूम है, ये फील्ड यूनिट है, इसके बीच में कोई केबल पाथ, डर्टी केबल से सर्किट हम लोग लेके जाते थे, तो एवरी ईयर हम एक क्रॉस प्रोटेक्शन सर्किट बनाते थे निगेटिव पॉजिटिव पाथ में, कि यहाँ से कोई अगर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, फॉल्स करने की कोशिश की गई, तो मेन फ्यूज को ब्लॉन अप करा दे, सर्किट सेफ साइड में रखें। बट कुछ एक्सपर्ट लोग जो ज्यादा जानकार हैं, और नहीं कहता है कि वो अधिक जानकार जो है कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट ले डूबता है, और कभी कभी लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग, वो दोनों के चक्कर में कभी कभी PIRRI में गड़बड़ी होने की जगह बनी रहती थी। उसको इन्होंने मिटिगेट करने का कोशिश किया कि आप बहुत तेज हैं या बहुत गड़बड़ हैं, अगर फॉल्स फीड डालने का कोशिश करिएगा, यानी पैनल से ऑपरेट नहीं की गई है, कमांड यहां से नहीं दिया गया है, एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर को कुछ कमांड नहीं मिला, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई ऑपरेशन नहीं किया, और आप अगर किसी आउट फील्ड यूनिट को, आउटडोर गियर को ऑपरेट करा के पैनल को देना चाह रहे हैं कि भैया मैं आपको कमांड दे रहा हूं, दैट टाइम आपका सॉफ्टवेयर, आपका CPU, आपका सिस्टम ये एक तरह से डिटेक्ट कर लेगा कि एनीथिंग मिसयूज ऑफ द गियर्स, या कुछ फॉल्स थिंग्स हो रहा है, शॉर्टकट हो रही है, दैट टाइम वो किसी से बात नहीं करेगा, उसको बोलते हैं सिस्टम को शट डाउन कर देना। स्टार्टिंग टाइम में जो आया था वो पूरा EI शट डाउन कर देता था, एक रिले बनाता था VCOR FCOR और पूरा EI शट डाउन करता था। बट उससे क्या होती थी कि प्रॉब्लम एक सिग्नल के साथ हुई, क्योंकि बहुत बार क्या होती है ना कि प्रॉब्लम कोई दिया नहीं, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गई, फेल्योर हो गया, उससे भी होता है, तो दैट टाइम में पूरा यार्ड शट डाउन हो जाती थी और ढूंढना पड़ता था कि किस सिग्नल के कारण हुआ, और MTTR बहुत बढ़ जाती थी। उसको इन्होंने मिटिगेट किया कि जिस पाथ में गड़बड़ होगा, मान लीजिए S1 सिग्नल है, इस सर्किट के पाथ में कुछ वैसी कंडीशंस हुई है, तो S1 के पाथ को ही सिर्फ अभी शट डाउन करेगा। इसके बाद इन्होंने मॉडिफाई किया था, नंबर ऑफ FCOR, नंबर ऑफ VCOR बढ़ा दिया था कि जिस पाथ में गड़बड़ हो सिर्फ उसी पाथ को शट डाउन करे। नॉवडेज नो FCR नो VCOR, इसको डाल दिया CPU के सॉफ्टवेयर बेस्ड में कि जिस पाथ में आप कुछ गड़बड़ करेंगे उस पाथ की सर्किट डिसेबल हो जाएगी,
अप टू टिल जब तक कि वो शॉर्टकट बना हुआ है। जैसे उस शॉर्टकट को या उस फेल्योर को आपने डिटेक्ट कर लिया, बाहर कर लिया, अगेन फिर वो सर्किट अप हो जाएगी, नो नीड टू एनी रेक्टिफिकेशन। तो ये एक तरह से एडवांटेज है सर EI। मेधा में तो अभी भी VCOR यूज हो रहा है। मेधा अभी जो आपके यहाँ लगा है वो एक तरह से कहिए ओल्ड वर्जन ही है। जो अभी मेधा अभी इंस्टॉल कर रही है वो अपने आप को सीमेंस और क्योसन जैसा अपग्रेड नहीं कर पाया है, अभी भी ऑलमोस्ट वो पुराने सिस्टम ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे अभी आपको VCOR ही मिलेगा, बट उन्होंने एक अपग्रेडेशन किया है कि कोई एक सर्किट अगर प्रॉब्लम होगी तो उसका VCOR ड्रॉप करेगा, पूरा सिस्टम शट डाउन नहीं होगा। शायद ऐसा ही है, क्या है आपके यहाँ बताएंगे? आप तो रिसेंटली इंस्टॉल हुई है। सर मुझे तो बताया कि वही पूरा सिस्टम शट डाउन करेगा। एक कोई भी एक सिग्नल या कहीं से भी सिग्नल इनपुट मिलेगा तो पूरा का पूरा स्टेशन बंद हो जाएगा। जैसे एक CIU में दो, सॉरी, एक OC में, एक CIU में दो है ना वाइटल कट ऑफ रिले, दो तो आधा VCOR है। बंद करे, उससे हाँ, रिलेटेड जितने होंगे वो तो बंद हो एक जाएंगे। एक अप और एक डाउन ऐसा करके बांटा होगा कि अगर अप वाले यार्ड में कुछ भी तो अप बंद हो जाएगा, डाउन वाले में कुछ भी तो डाउन बंद हो जाएगा। एक्चुअली आपका छोटा ये स्टेशन जोन होगा, वाइज बटा है, नॉर्थ साइड साउथ साइड। समझ गए, आपका छोटा स्टेशन होगा ऑलमोस्ट। तो नॉर्मली क्या किया ना, जैसे कि इसमें दिक्कत क्या होती थी, बाद में पूरे नुकती, इसमें दिक्कत क्या होती है, मान लिया जाए एक जोन पूरा बंद हो गया, प्रॉब्लम तो किसी एक सिग्नल में है, एनी वन सिग्नल में प्रॉब्लम हो सकती है, एक रूट में प्रॉब्लम है, तो यार्ड की पूरी यार्ड लॉक हो जाता है, पूरा यार्ड इज द बंद। अब इसको खोज के जब तक रेक्टिफाई नहीं करिएगा पूरा यार्ड बंद हो जाता है। तो इसको इन लोगों ने फेज वाइज पूरा कर रहा है। तो मेधा क्या है, मेधा अभी क्योसन, सीमेंस, इस सब कैसे अंसाल्डो भी हिटाची में आने के बाद इन्होंने भी अपने आप को बहुत अपग्रेड कर लिया है, बट मेधा अपग्रेडेड मोड में है और वो भी आ जाएगा कुछ समय से। मेधा मेधा की फेल्योर आप ऑनलाइन नहीं देख सकते सिमुलेशन में, आप MTC में उसकी सर्किट को रन नहीं करा सकते, आपको देखना पड़ेगा डाउनलोड करके ही डाटा, जैसे कि डाटा लॉगर में नोट करते उसकी सिमुलेशन चला के आप देख सकते हैं। सीमेंस की ऑप्शन में क्या है कि आप यहाँ MTC खोल लीजिए, पैनल पे बोलिए ऑपरेट करो, ये डायरेक्ट आपको रन कर जाएगा सर्किट आपके MTC में। तो थोड़ी बहुत धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, तो सिस्टम के हिसाब से है, बट ऑल आर RDSO अप्रूव्ड और अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। तो मेधा पे बात करेंगे, मेधा के टाइम में जो भी चीजें मेधा में है सब चीज बात करेंगे, चारों इक्विपमेंट पे बात करेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग सिर्फ EI पे बात कर रहे हैं, जो EI का कॉमन कंसेप्ट है सबके लिए, यानी कि ऑल EI के लिए, फ्रॉम ड्राफ्ट कंसेप्ट बाय द RDSO। RDSO ने EI के लिए क्या क्या कंसेप्ट बनाया, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या ड्राफ्ट डाला है OEM को, अभी कुछ दिन उस पर बात करने के बाद OEM बेस्ड जाएंगे एक एक कंपनी पे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। एक चीज है, कुछ भी मन में शंका समाधान आते रहेगी पूछिएगा जरूर, सॉल्व करेंगे जितना तक हो सके। बाकी आज के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबको तुम धन्यवाद, शुभ रात्रि।